तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया है कि लाइट क्या है, उसका नेचर क्या होता है, और साथ ही वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताया था जिसमें मैंने आपको कवर करवाया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आती है। वही पार्ट वहाँ पे बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद मैंने आप लोगों को करवाया था कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, और जो कि रियल इमेज होता था इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज होता था इरेक्ट, उन दोनों में ही क्या डिफरेंस है। तो यहाँ तक करने के बाद हमारे पास लास्ट का एक टॉपिक बचता है, बस एक टॉपिक, कि कितने इमेजेस फॉर्म होंगे जब हम दो प्लेन मिरर्स को किसी एंगल पे इंक्लाइंड रख के उन दोनों मिरर के बीच में हम पुट करने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, रखने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। याद कीजिए मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस भी मिरर का हम यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर होता है। देखिए यही वाला इमेज, इसी टाइप के मिरर को हम क्या करते हैं, बेसिकली यूज़ करते हैं। और ये जो बना होता है पीछे से इसकी पेंट की हुई रहती है ना, सिल्वर की कोटिंग की रहती है या फिर एल्युमिनियम की कोटिंग की हुई रहती है, उसके बाद उसको हम पेंट कर देते हैं, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा खोल कर दिखा देता हूँ। ए भाई खुल जा, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा है, ये देखिए जनरली इस टाइप से कि क्या होता है, पीछे की तरफ से कोटिंग की होती है सो दैट लाइट जब इसके इधर से फॉल करेगा तो ये ट्रांसपेरेंटली ट्रांसमिट ना हो जाए, है ना, पार ना हो जाए। ये क्या होना चाहिए, यहाँ से लाइट आ रहा है तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाए। देखिए लाइट यहाँ से ऐसे भी आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। देखिए आपको अगर मैं साइनी दिख रहा होगा तो भी लाइट यहाँ से फॉल कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है, और सीधा रिफ्लेक्ट होकर उधर जा रहा है। अब बात आती है यहाँ से एक छोटा सा रे लाता, मैं अगर बॉक्स के थ्रू एक छोटा सा होल करवा के लाता तो ये इसके ऊपर फॉल करता और सीधा किसी एंगल पे निकल कर आता है, जितने एंगल पे इसके ऊपर फॉल करता नॉर्मल के साथ। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे हम जो बेसिकली करने वाले अब इस टॉपिक में, यहाँ पे हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट जो है जनरली हमारे पास बच जाएंगे इस चैप्टर के, जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करवा दूंगा। एक बार मुझे कमेंट करके याद दिला दीजिएगा, वरना ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं भूल भी जाऊँगा। तो देखिए आप लोगों का काम क्या है, देखिए प्लेन मिरर के बीच में मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है और एक और प्लेन मिरर है, लेट से इसी का ये ढक्कन ले लिया मैंने, है ना, कवर। तो एक प्लेन मिरर इस तरीके से रख रहा हूं मैं, और लेट से एक प्लेन मिरर मैं इस तरीके से रख रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, बहुत अच्छे से देख लीजिए, है ना। अगर मैं इस तरीके से रख रहा हूं, इन दोनों के बीच में क्या आपके पास कुछ ना कुछ है एंगल है। अब इन एंगल के बीच में मैं यहाँ पे कहीं पे भी बीच में भी, है ना, ऐसा करने के बाद आई है ये हुई ना बात, है ना। इस तरीके करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे लाइक दिस, इस टाइप से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनके बिटवीन रख देंगे। अब ये भी मिरर होता है, अगर ये भी मिरर होता है तो इसके इमेजेस आपको देखने को जरूर मिलते हैं। अब बात आती है कि इनके एंगल पे देखने को मिलता है कितने इमेजेस फॉर्म होंगे। ये जो बीच का एंगल दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने इमेजेस जो है आपके पास वो फॉर्म होंगे। अब उसको हम कैसे पता करते हैं, क्या ट्रिक है, वैसे तो लंबी चौड़ी कहानी है, बट मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं। देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं एन, और एन होता है आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस। क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस, समझ में आ रही बात। और ये जो एन का फॉर्मूला है आपके पास, डायरेक्टली आपको 360 डिवाइडेड बाय में थीटा लगाना है और कुछ नहीं, समझ में आ रही बात। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, खत्म बात, समझ में आ रही बात। एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, ये कहानी है आपके पास। सिंपली आपको बस इतनी सी बात समझनी है। चलिए अब थीटा के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा कि भाई साहब कितने एन की वैल्यू आएंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, समझ में आ रही बात। चलिए मैं आपको समझाता हूं, यहां पे आइए। देखिए अगर आपके पास n इज इवन, अगर आपके पास n इवन है तो वहां पे दो केस बनते हैं। पहला, जब आपने सिमेट्रिकली रखा है, सिमेट्रिकल रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, दूसरा अनसिमेट्रिकल रखा हुआ है, अनसिमेट्रिकल रखा हुआ है, समझ में आ रही बात। चलिए मैं बताता हूँ। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं वो n-1 होता है, और इस केस में भी नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होता है। अभी सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम तीसरे पे आ जाते हैं। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए अगर n इज इवन,
अगर आपके पास n इज इवन हो चुका है ना बेसिकली, अब n इज ऑड कर देता हूँ, n इज ऑड, तो इसमें भी दो केस बनेंगे, एक सिमेट्रिकल का, एक सिमेट्रिकल का, और इसमें हो जाएगा आपके पास सिमेट्रिकल के केस में n-1 ऑब्जेक्ट, और दूसरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट बोले तो इमेजेस, और दूसरा हो जाएगा एसिमेट्रिकल का, है ना, अनसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लीजिएगा क्या होता है इसका उल्टा, एक तो इंग्लिश ग्रामर भी अजीब ही है। चलिए, अनसिमेट्रिकल है, ये भी क्या आपके पास अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल होता है शायद। चलिए कोई बात नहीं, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। तो इस केस में सिर्फ आपके पास क्या होता है, एन की वैल्यू होती है। एक लास्ट केस है आपके पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, व्हेन एन इज फ्रैक्शनल, व्हेन एन इज फ्रैक्शनल। और फ्रैक्शनल आने का मतलब क्या है, वो डेसिमल में आएगा, ठीक है, डेसिमल होगा, डेसिमल। तो n की जो वैल्यू होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस होंगे आंसर में, वो आपको ऐसे लिखना है, इग्नोर डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, कंसीडर ओनली इंटीजर वैल्यू, कंसीडर ओनली इंटीजर वैल्यू। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए, अब ये कहानी है आपके पास कुछ इस तरह से, बस 1, 2 और एक ये 3 केस आपको याद रखना है, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब ये जो n का फॉर्मूला बताया है, वो कब ऑड आएगा कब इवन आएगा, वो आपको सारी चीजें मैं आपको समझाते हैं। तो देखिए, अब सारी कहानी डिपेंड करेगी थीटा के ऊपर, कि थीटा कितना है और उसके अकॉर्डिंग इमेजेस कितने बनेंगे। अब अगर मैंने लेट से स्टार्टिंग करते हैं थीटा की 0 डिग्री से, 0 डिग्री वाला लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है, 0 डिग्री वाला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। मान लेते हैं हमने 10 डिग्री लिया, कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो 10 डिग्री रखा है, तो थीटा के प्लेस में कितना पुट करेंगे, 10, तो 360 डिवाइडेड बाय में थीटा की जगह कितना पुट कर दूंगा, 10, इससे ये चला गया, कितना आ गया, 36। अब देखिए n की वैल्यू कितना आया, n की वैल्यू कितना है, 36। अब बस आप ये बताइए, जो n की वैल्यू है वो 36 है, वो ऑड है या फिर इवन है ना, ऑड है या फिर इवन है। तो ये है क्या आपके पास इवन। तो इवन के केस में आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये मिरर है और ये दूसरा मिरर था, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, 10 डिग्री। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है, उस चीज को समझा देता हूँ। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एग्जैक्टली बीच में रखा है, मतलब अगर ये आपने ऑब्जेक्ट को रखा है किसी को, तो ये वाला एंगल 5 डिग्री होगा और ये वाला भी एंगल क्या होगा आपके पास, 5 डिग्री होगा। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली बीच में रखा है तो आपके पास इमेजेस कितने बनेंगे, n-1। एग्जैक्टली बीच में नहीं रखा है, कहीं और भी रख दिया है इस तरह से, ये एंगल ज्यादा है ये एंगल कम है, तो भी आपके पास इमेजेस कितने बनेंगे, n-1। इसका मतलब ये है कि इस पूरे को बस इतनी बात समझनी है, जब n इवन आ जाएगा तो n-1 इमेजेस फॉर्म होंगे ही होंगे, और कोई टेंशन वाली बात नहीं। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए, n की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, तो 360 बटे में 30 कर देते हैं। थीटा की वैल्यू कितना कर देते हैं हमने, 30 कर दिया। अब कितना आ जाएगा, ये 3 से आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, है ना, कितनी आ जाएगी, 12। अब लेकिन एक्चुअल में इमेजेस कितनी बनेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा n-1, मतलब 35 आ जाएगा टोटल, है ना, 30, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस का 1, तो आ जाएगा 11। अब चीज़ों को समझना है, अगर n की वैल्यू, n का फॉर्मूला ये है 360 डिवाइडेड बाय में थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर्स। और इसको सॉल्व करने के बाद अगर n की वैल्यू इवन आ रही है तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, n-1 कर देना, एक घटा देना, एक कम कर देना, खत्म बात। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए, तो ये कहानी हो गई आपके पास इवन वाले के केस। अब थोड़ा सा ऐसे वैल्यूज लेते हैं जहां पे ऑड आने के चांसेस है, जहां पे ऑड आने के चांसेस है। कितना ले लें, 45 ले लें, है ना, तो 45, 90, 180, इसमें भी नहीं आएगा, है ना, इसमें भी नहीं आएगा। 60 ले लें, 60 से 6 आ जाएगा, 60 से भी नहीं आएगा, किसी भी एंगल में नहीं आएगा क्या। चलिए, तो चेक करते हैं, 360 डिवाइडेड बाय में 120 ले लेता हूँ। चलिए, 120 ले लेता हूँ। अब 120 से ये चला गया, 12 3 36। अब n की वैल्यू 3 है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि ये 3 होगा या फिर 2 होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन निकल कर आती है। वीडियो को लाइक कर दिए अगर आप अभी तक नहीं करा है अगर आपने, और अगर आप एक नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और इस तरह की वीडियो को तो जरूर ही आप किसी अपने बिलव्ड के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। n की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 है। अब ये जो n की वैल्यू 3 है वो डिपेंड करेगा ना कि वो सिमेट्रिकल रखा है आपने या फिर अनसिमेट्रिकल रखा है।
बताइए कोई प्रॉब्लम? आपने सिमेट्रिकल रखा या फिर अनसिमेट्रिकल रखा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे आते हैं, एक मिरर यहाँ पे है, दूसरा मिरर यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री है। अगर आपने एग्जैक्टली यहाँ पे रखा है, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास 60 डिग्री है और ये वाला आपके पास 60 डिग्री है, तो इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल केस। इसमें क्या कहेंगे? आपके पास सिमेट्रिकल केस। और सिमेट्रिकल के केस में जो इमेजेस बनेंगे देख लीजिए वो कितना होगा? n-1, मतलब n की वैल्यू कितनी निकल कर आई? कितनी? ऑड, इवन, ऑड है ना, तो 3 निकल कर आई है, तो 3 - 1 2 इमेज निकल कर आएंगे। लेकिन ये रहा आपके पास m1 इमेज, ये रहा आपके पास m2 इमेज, और लेट से इनके बेस के एंगल का जो है वो 120 डिग्री। वैसे तो है नहीं है 120, मैं बस बता रहा हूँ जूम करके, ठीक है। और हमने एक यहाँ पे रख दिया इमेज को, तो ये सिमेट्रिकल बनाएगा ही नहीं, अनसिमेट्रिकल बनाएगा। इधर का 60 मान लेते हैं, जो कि नहीं मान सकता मैं, इधर का 90 मान लेता हूँ और इधर का सिर्फ 30 मानता हूँ, तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया। इसमें 60-60 था तो सिमेट्रिकल हो गया, इसमें 90 और 30 डिफरेंट एंगल्स आ गया तो अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल के केस में एन की वैल्यू कितनी आती है? एग्जैक्टली एन ही रहता है, मतलब इस केस में 3 इमेजेस ही फॉर्म्ड होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सारे डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ऑड होगा या फिर इवन होगा, हर किसी के केस में n-1 इमेजेस बनेंगे, लेकिन बस एक छोटा सा चेंज है, और वो चेंज है कि अगर अनसिमेट्रिकल रख दिया तो सिर्फ n इमेजेस बनेंगे, उसमें n-1 नहीं होगा। सिर्फ यही एक केस अलग है और कोई सा केस अलग नहीं है, और वो लास्ट वाला तो बिल्कुल ही अलग है, उसको तो हम अलग से ही पढ़ाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? बताइए कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रही बात? डन है। चलिए और थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, इसको नोट डाउन कर लिएगा एक बार, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ओके देखिएगा, अब हमारे पास लेट से थीटा के प्लेस पे ले लेता हूँ मैं कितना? 40 डिग्री, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 360 डिवाइडेड बाय मैं 40, 0 कैंसिल, 4 9 36, n की वैल्यू कितनी आई? 9। अब कई बच्चे बोलते हैं कि आंसर 9 आएगा, कई बच्चे बोलते हैं आंसर 8 आएगा। आप लोग सही हो, लेकिन किस केस में 9 आएगा, किस केस में 8 आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल चीज़ों पे, समझिएगा। तो हमारे पास अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमारे सिलेबस में तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया है। तो जब नहीं बोला गया है तो उस केस में आपको मान कर चलना है कि वो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल का केस आपको दिया ही नहीं जाएगा। क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पता है क्या बोलते हैं? इन बिटवीन, एग्जैक्टली मिडल में रखा हुआ रहता है, मतलब वो सिमेट्रिकल के केस में रखा हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि आपको n-1 करना है, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा? 8 करना है। 8 इमेजेस फॉर्म होंगे, क्योंकि देखिए ये हो गया बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे, 2 है, 40 डिग्री का एंगल है, 20 डिग्री के बिल्कुल, ये वाला 20 डिग्री है, ये वाला 20 डिग्री है, पूरा 40 डिग्री था, तो यहाँ पे कहीं पे इमेजेस फॉर्म करवा दिए, तो 9 और -1 है ना। n is odd when symmetrical and when exactly symmetrical, n की वैल्यू n-1, इट मीन्स n-1, तो 8 इमेजेस फॉर्म हो जाएंगे। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे की हमारी जो कहानी निकल कर आएगी वो हो जाएगी फ्रैक्शन वाला। उम्मीद करता हूं ये जो दोनों चीज है, इवन और ऑड, इनमें आप लोगों को कंफ्यूजन जो दूर हुआ होगा, ठीक है। अभी भी अगर किसी में डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल आ जाते हैं। कहता है व्हेन n इज फ्रैक्शनल या फिर डेसिमल, ऑफ कोर्स फ्रैक्शनल आते हैं या फिर डेसिमल आते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल को तो हटा ही दीजिए, पूरा का पूरा डेसिमल में ले जाइए, मतलब आपको पॉइंट में लाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि क्या होने वाला है। तो मान लीजिए कि थीटा हमने लिया कितना? 55 डिग्री, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं 55 डिग्री। उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर दूंगा, डेसिमल में आएगा 360 डिवाइडेड बाय मैं 55, मेरे पास आ गया 6.545454, तो 6.5 ले लेते हैं, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें मैंने आप लोग बोला इग्नोर डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट को उड़ा ही दो, और जो इंटीजर वैल्यूज रहेंगे उसको ले लीजिए, और उतना ही नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे। इसमें ऑड इवन का चक्कर नहीं होता है। फिर से सुन लिए, इसमें ऑड इवन का चक्कर नहीं होता है। आपको सिर्फ डेसिमल वाले पोर्शन को हटा देना है, और जो इंटीजर वैल्यू एक परफेक्ट वैल्यू बचेगी वही आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस बनकर आ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू जो आएगी ना 6 आएगी, डेसिमल वाला पार्ट हटा दीजिए, फिर चाहे वो 6.9 आ जाए, है ना, क्योंकि आधी इमेज जो बनती है उसको कंसीडर नहीं कर, आधी इमेज खैर क्या है, यहाँ पे कोई इमेज की बात ही नहीं होगी। समझ में आ रही ना बात? तो डेसिमल वाला पोर्शन हटा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा? 6। समझ में आ रही बात?
डन है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। हमारे पास थीटा 75 डिग्री कर देते हैं, तो n विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय में n विल बी 360 डिवाइडेड बाय में थीटा, थीटा कितना है 75 डिग्री। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो अभी मैं लिख दूंगा 360 डिवाइडेड बाय में 75, तो मेरे पास आ जाएगा 4.8। कितना आ जाएगा 4.8। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये 4.8 है, 5 के नियर बाय है। क्या है, 5 के नियर बाय है तो 5 इमेजेस फॉर्म होंगे। ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करना है। जी हाँ, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे कि राउंड ऑफ करने चले गए। यहाँ पे हम एक परफेक्ट इमेज पता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परफेक्ट इमेज पता कर रहे हैं। तो ये डेसिमल वाला पार्ट को इग्नोर ही करेंगे आप। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगे कितने होंगे, 4 होंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम, डन है। मेरे हिसाब से आप लोगों के सभी तरह के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। समझ में आ रही बात। तो चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे मैं आपको 0 डिग्री वाला केस करवाता हूँ, है ना। देखिए अगर आपने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया तो n की वैल्यू आएगी 360 डिवाइडेड बाय में 0, और जब नीचे 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड भी। बताइए कोई प्रॉब्लम। इस केस में हमारे पास जो इमेजेस बनते हैं वो इनफाइनाइट इमेजेस बनते हैं। उसमें से एक कम भी कर दीजिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहेंगे कितने, इनफाइनाइट इमेजेस ही बनेंगे। अब आपसे ये केस करके पूछ भी लिया जाता है कि बताइए वो कौन सा ऐसा केस है जब आपके पास इमेजेस जो होंगे वो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। बात समझ में आ रही, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कब इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे, ठीक है। देखिए कब बनेंगे, जब थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। और थीटा 0 डिग्री कब होगा, जब हम दो प्लेन मिरर्स को, ध्यान दीजिएगा, जब हम 2 प्लेन मिरर्स को एक यहां पे और एक बिल्कुल क्लोज करके रख दूं, बिल्कुल क्लोज करके रख दूं, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बचा, 0 डिग्री। कितना बचा, 0 डिग्री। या फिर एक ये रहा और एक ये रहा, 2 प्लेन मिरर्स को मैंने क्या रख दिया, पैरेलल, तब भी इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। जी हाँ, पैरेलल रख दीजिएगा तब भी एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और उस केस में कितने इमेजेस बनेंगे, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। अच्छा अब यहाँ पे बनता कैसे है उस चीज को थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट से यहाँ पे एग्जैक्टली मिडल में रखा मैंने, एग्जैक्टली, आप इधर 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 कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। और इस वाले प्लेन मिरर से x डिस्टेंस पे है और इस वाले भी प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए अब देखिए ये भी आपके पास प्लेन मिरर है ना, इधर इसकी भी कोटिंग की हुई है, इसकी भी कोटिंग की हुई है, प्लेन मिरर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम प्लेन मिरर यूज करते हैं, जैसे कि ये वाला प्लेन मिरर था, मैं अपनी इमेज यहाँ पे देख रहा हूँ ना, तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ। देखिए मैं अपनी इमेज ना यहाँ पे देख रहा हूँ, है ना, दिख रहा होगा आपको शायद इस टाइप से। देखिए मैं अपनी इमेज देख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मैंने अपनी इमेज देख रहा हूँ। तो यहां से लेकर यहां तक जितना मेरा डिस्टेंस है, जहां पे मैं खड़ा हूं और ये वाला मिरर है, जितना डिस्टेंस ये, ठीक इतना ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज बन रही है, ठीक इतना ही डिस्टेंस पे पीछे इमेज बन रही है। ये एक प्रॉपर्टी आपके पास प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर का यही कहना है कि भाई ऐसा सिस्टम है, आप जितने डिस्टेंस पे खड़े रहेंगे, जैसे ये है प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट से 15 सेंटीमीटर। तो ठीक एग्जैक्टली इसके 15 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। समझ में आ रही बात। जितना आप दूर चले जाएंगे तो आपकी इमेजेस भी मिरर में दिखेगी पीछे जा रही है। बस समझ में आ रही है ना। तो आपको मेन चीज क्या समझना है, उस चीज को समझिए कि जब 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल होते हैं और यहाँ पे कहीं पे इमेज हम रख देते हैं, एक की मान लियो पहले, तो अगर ये x डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा है तो इसकी इमेज ठीक यहाँ पे भी x डिस्टेंस पे मिलेगी। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है, ठीक है। यहाँ पे मिलेगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप कहेंगे वो कितना होगा, 2x पे बनेगा। कितना बनेगा, 2x पे बनेगा। समझ में आ रही बात। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँगा पूरा, वैसे मिरर से बात करेंगे तो ऑफकोर्स x डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। इसका भी वही सेम कहानी रहेगा, ये वाला भी x डिस्टेंस होगा तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा आपके पास, 2x डिस्टेंस हो जाएगा। समझिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको मैं एक्सटेंड करके और भी थोड़ा बहुत को समझा देता हूँ, है ना। तो एक रे को यहाँ पे भेज दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से अगर मैं एक रे को भेज रहा हूँ तो समझिएगा ये क्या करने वाला है, ऐसे जाएगा और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसकी इमेज कहीं पे और आगे। अभी देखिएगा मेन चीज़ अब यहाँ पे आ रहा है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए इमेज ऑब्जेक्ट जो हमने रखा था यहाँ पे रखा था, इमेज बनता है। मान लीजिए सबसे पहले एक को कंसिडर करते हैं, इस वाले को कंसिडर कर लिया लेट से, चलिए इस वाले को। यहाँ पे हमारे पास इमेज था, ऑब्जेक्ट था, सॉरी यहाँ पे क्या था आपके पास, ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बन चुकी है, नो प्रॉब्लम। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस वाले मिरर के, सॉरी इमेज है, वो इस वाले
मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाला है, समझिएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो चीज़ है ना, देखिए इस वाले मिरर के पीछे ये वाली चीज़ तो दिख रही होगी, तो ये मिरर वाला इस वाले इमेज को देख रहा होगा भाई बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ से बोलेगा भाई एक काम कर, तो जितने डिस्टेंस पे है ना मेरे मिरर से उतना ही ठीक पीछे चला जा, मतलब इस वाले इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह काम करवा के और फिर से पीछे बना देगा। x x x 3x, तो x और 2x और यहाँ पे ले आइए, है ना, ये वाला 2x और ले आया, तो मिरर से अगर मैं बात करता हूँ तो x और ये 3x पे बन जाएगा। ये वाला मिरर से बात कर रहा हूँ मैं 3x, यहाँ से करूँगा तो 4x हो जाएगा ऑफकोर्स, तो इमेज यहाँ पे बन जाएगी। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो ये वाली इस वाली इमेज की इमेज दोबारा कहाँ से बनेगी? यहाँ पे बन जाएगी, समझ में आ रही? फिर ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा और ऐसे ही कहानी फिर से आगे आपके पास चलती रहेगी, ऐसे ही कहानी आपके पास चलती रहेगी। अब उसी तरह का केस आप इसमें भी ले सकते हैं। ये आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपके पास इस तरीके से रे यहाँ से आई होगी, यहाँ पे आई होगी, और ये इधर पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई होगी, है ना। अब ये वाला जो क्या कहते हैं इसको, इमेज है, वो इमेज काम करने वाले इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, तो x x x 3x डिस्टेंस पे, तो x और इधर यहाँ पे कहीं पे 2x, तो यहाँ से फिर से ये वाला इमेज बन रही होगी कुछ इस तरीके से, और फिर ये इस तरीके से क्या कर रहे होंगे? रिफ्लेक्ट कर रहे, रिफ्लेक्शन होगा ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। एंगल I एंगल R पूरा का पूरा सेम रूल को फॉलो करेंगे, एंगल I एंगल R इस तरीके से, ये वाला नॉर्मल बना दिया मैंने, और इस तरीके से हर पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा और ऐसे चलता रहेगा। और यही रीज़न है कि आप अगर कहीं पे खड़े हो जाते हैं और इधर कहीं पे पैरेलल मिरर होते हैं तो इधर आपको बहुत सारे इमेजेस दिखाई देते हैं जिधर भी आप देखते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल, केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, बात समझ में आ गई? डन है? आगे सुनिए। आप लोगों ने देखा होगा, अब इसके यूजेस देख रहे हैं प्लेन मिरर्स के। बेसिकली आप एक तो नॉर्मल आप में लुकिंग मिरर देखते हैं ना, लुकिंग ग्लास के, इस देखने के लिए सिंपली। दूसरा आप जब बार्बर के शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली देखने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, हेड का पीछे का जो दिखाता है लास्ट टाइम में वो हो गया। या फिर दो प्लेन मिरर को पैरेलली उसमें रखा जाता है अपोजिट वॉल्स में। देखिए इधर वाले वॉल्स में और इधर वाले वॉल्स में जब हम अपोजिटली रख देते हैं और आप कहीं पे बीच में खड़े होते हैं तो आपके कई सारे इमेजेस दिखाई देते हैं। क्या होता है? कई सारे इमेजेस दिखाई देते हैं आपको, है ना, और आपको लगता है अरे ये क्या जादू है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आपको एक रूम के स्पेस को ज्यादा बड़ा दिखाना होता है तो आप क्या करते हैं? वॉल पे क्रिएट कर दीजिए, क्या? प्लेन मिरर्स लगा दीजिए। आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत बड़ा रूम है, ऐसा नहीं है, बट एक्चुअल में ये इमेजिनेशन देता है। तो इस तरह के चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। कैलेडोस्कोप बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। बस इसी टाइप की चीज़ों के लिए जनरली हम प्लेन मिरर्स का क्या करते हैं? यूज़ कर लेते हैं। या फिर एयरपोर्ट में सिग्नल के पर्पज़ के लिए भी हम इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, आपको पता ही है, हम डेली देखते ही देखते हैं अपना, है ना। बाकी टिकटॉक का ऐसा करके दिखाता है आईफोन आई 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 यही शायरी बोलते हैं, तो ये चीज़ है, नॉर्मल है। तो सारी चीज़ क्या करते हैं आपके पास? यूज़ करते हैं हमारे पास प्लेन मिरर, है ना। और अब हमारे पास आता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स की कहानी, तो वो हम ऑफकोर्स नेक्स्ट चैप्टर है तो नेक्स्ट में ही हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा? आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। मतलब ये जो चैप्टर है वो आपके पास फिनिश हो चुका है कंप्लीटली इन 2 वीडियोस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों को जो काम रहता है वो वीडियो को लाइक करके शेयर करना होता है, नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।